हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की जनगणना के ऊपर। मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बिहार की जनगणना पे जिक्र करूंगा। ये वीडियो से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो बनते हैं और हमें ऐसा लगा था कि इस बार का जनगणना इशू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो एग्ज़ाम तक हमें 2011 की जनगणना से ही काम चलाना पड़ेगा और आपको सबको पता है कि जनगणना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर किए चलते हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए। बेसिक सा वीडियो था बिहार से रिलेटेड, बिहार के प्रमंडल से रिलेटेड और बिहार के भौतिक स्वरूप से रिलेटेड। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार की जनगणना के ऊपर। तो चलते हैं। बिहार की जनगणना से पहले हम देख लेते हैं जनगणना का इतिहास। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जनगणना का इतिहास में आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा जनगणना था ये सबसे पहले किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठे थे? तो ये बैठे थे, इनका कार्यकाल इस समय तक था 321 से लेके 296 BC तक। ये मौर्य का कार्यकाल है। उसके बाद बिंदुसार आएंगे, उसके बाद अशोक आएंगे। तो सबसे पहले जनगणना इतिहास में मिलती है मौर्य के समय में। इन्होंने जनसंख्या नीति समिति का गठन करवाया था। इसका मुख्य कार्य जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करवाना था। यानी कि मौर्य उस समय से ही इतने अलर्ट थे कि वो जनसंख्या के बेसिस पे अपने साम्राज्य को सुधारना चाह रहे थे। इस बात का उल्लेख कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। तो क्वेश्चन तो बेसिक सा आ जाता है कि जनगणना का इतिहास में कहाँ पे इसका सबसे पहला प्रमाण मिला है? तो कौटिल्य के बारे में जानते होंगे कि इन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं और ये नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के दरबार में रहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम बिहार के ऊपर। तो बिहार में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी? तो 1873 में की गई थी सर्वप्रथम जनगणना। परंतु क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। और आपको पता भी है, बोला जाता है कि सर्वप्रथम जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन सुचारू रूप से 10वीं की जनगणना जो निरंतर 10 वर्षों में शुरू हुई थी, वो जनगणना हुआ था लॉर्ड रिपन। और ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली जनगणना कब से शुरू हुई, 10वीं जनगणना की शुरुआत कब हुआ, भारत में अभी तक कुल कितने जनगणना हुए हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितने जनगणना हुए। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं भारत का बात करूँ तो अभी तक भारत में कुल 15 जनगणना हो चुका है 2011, अगर 1881 से काउंट किया जाए तो। और स्वतंत्र भारत में अभी तक कुल 7 जनगणना हुए। ये सब बेसिक पॉइंट है जो आप लोग जानते होंगे। तो हम बिहार पे जिक्र करते हैं। अब बिहार की जनगणना 2011 तक के बारे में बात करें तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा संयुक्त प्रांत, मैं ये संयुक्त प्रांत के बारे में आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। संयुक्त प्रांत के बारे में मैं मैप में भी आपसे जिक्र किया था। 1905 का विभाजन होता है, बंगाल विभाजन, और बिहार को बांटने की कोशिश की जाती है और बांटा भी जाता है। 1 अप्रैल 1912 बिहार और उड़ीसा सहित गठन किया गया था। आपको मैं बताया भी था कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार का गठन किया गया और इसमें उड़ीसा शामिल थे। संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग करते हुए उसे अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था और ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं 1931 तक बिहार उड़ीसा संयुक्त रूप से एक साथ था और 1931 इन द सेंस कि हर 10 साल में जनगणना हुआ है, तो यहाँ भी जनगणना हुई होगी। यानी बिहार और उड़ीसा सहित जनगणना लास्ट जो हुई थी 1931 में हुई थी। इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार क्या हो गया था? अलग हो गया था। उड़ीसा अलग हो गया था बिहार से। और 1 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार उड़ीसा को अलग अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। इस तरह 1941 में बिहार स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आकर जनगणना हुए 1941 में। लेकिन यहाँ पे भी कंट्राडिक्शन ये है कि इस समय भी झारखंड हमारे शामिल थे। तो फाइनली क्या होता है, 15 नवंबर 2000 को बिहार का 46% भूभाग लेकर अलग हो जाता है झारखंड। और मैं ये स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि उड़ीसा कब अलग हुआ बिहार से, झारखंड कब अलग हुआ बिहार से। 2011 की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आते हैं बिहार का कुल जनसंख्या कितना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10,40,99,452। ये 2011 के डाटा के अनुसार है बिहार की जनगणना पूरी जनसंख्या, जिसमें
पुरुष कितने और महिला कितने। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ 5,42,00,000 पुरुष है और 4,98,00,000 महिला है। लेकिन आप ये जो लास्ट दो जो डिजिट आपको दिख रहा है, ये 2 डिजिट को आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि कभी कभी आपको पूरा का पूरा दे देगा कंटेंट और आपसे पूरा का पूरा, और लास्ट में ये जो वर्ड है ना आपको मिल रहा है 57, ये बस चेंज रहेगा। अच्छा, बिहार की जनसंख्या, अगर देश की जनसंख्या का बात करें तो उसका लगभग 8.60% है। लेकिन अगर भूमि की बात करें कि बिहार के पास देश की कुल भूमि कितनी है, तो 2.86%। और इसके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। बिहार का कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यानी मैं आपसे पहले भी बताया था कि जनसंख्या के मामले में जो बिहार है हमारा, वो भारत में तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आता है यूपी और दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र। ये 2 राज्य ऐसे हैं जो जनसंख्या के मामले में बिहार से आगे है। लेकिन अगर इन दोनों का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नंबर पे आता है और यूपी क्षेत्रफल के मामले में 5वें नंबर पे आती है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के मामले में बिहार का बात करें तो बिहार क्षेत्रफल के मामले में भारत में जो आता है वो 13वां नंबर पे आता है। तो आप समझ सकते हो कि बिहार के पास एरिया कितना कम है और जनसंख्या कितना ज़्यादा है। इसी से रिलेटेड एक बात और आएगी, जनसंख्या घनत्व। बिहार का जनसंख्या घनत्व पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है। लेकिन वही शिक्षा दर की बात कर ले तो बिहार की शिक्षा की दर सबसे कम है पूरे भारत में। जनसंख्या के आधार पर बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य, जैसा कि मैं आपको बताया। इसके ऊपर कौन है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ और महाराष्ट्र की जनसंख्या 11 करोड़। अब आप यहीं से देख लो महाराष्ट्र हमसे कितना आगे है। हमारा 10,40,99,000 यानी 10,41,00,000 और महाराष्ट्र का लगभग 11 करोड़ समथिंग है। तो इस बार जनगणना होने वाली है, तो ये पक्का तय है कि बिहार जो है जनसंख्या के मामले में राज्य में दूसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। अगर हम बात करें विगत 10 वर्षों का, दशक वर्षों की बात करें तो 10 वर्षों में जनसंख्या जो प्रतिशत बढ़ी है बिहार की वो 25.4% है। यानी 2001 में जनगणना 1991 से 2001 का बात करें तो 2001 में बिहार की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ के आसपास थी, 8 करोड़ समथिंग था। और यही बढ़कर 25% बढ़ा है तो 10 करोड़ हो गया जनसंख्या। अब आते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर बिहार का है 61.8% और बिहार का साक्षरता दर जो है वो भारत के साक्षरता दर में सबसे नीचे है बिहार। अगर भारत का पूरा राज्य का साक्षरता दर देखा जाए तो बिहार का साक्षरता दर सबसे नीचे है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 71% और महिला साक्षरता दर 54%। देशों के 35 राज्य संघशासित क्षेत्रों में क्रम में साक्षरता दर के संबंध में नीचे से 35वें स्थान पर है हमारा भारत। जो हमारा बिहार है वो सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर शामिल कर दे तो सबसे नीचे है हमारा राज्य बिहार। तो ये तो बेसिक बात थी। बेसिक बात ये थी अभी तक का कि बिहार, अगर जनसंख्या का बात करें जनगणना का, तो जनगणना की शुरुआत होती है मौर्य डायनेस्टी में, यानी ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में। और इसके बारे में जिक्र किया गया है कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र में। इसके बाद हमने देखा कि भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, उसके बाद 1872 में। इसके बाद जनगणना हुई है लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में, और वो 10वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 2011 की 7वीं जनगणना, और अभी तक कुल 15 जनगणना हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब है हमारा एक तरफ स्टेट बिहार स्टेट और दूसरे तरफ है हमारे डाटा। इसके बेसिस पे मैं इसलिए मैप रखा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर हम अनुसूचित जाति का बात करें और अनुसूचित जनजाति का बात करें तो बिहार में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, 1,65,00,000 के आसपास। इसमें पुरुष है 86 लाख और महिला है, पुरुष और महिला के बीच में देख लीजिए कितना अंतर है। अगर बात करें कुल जनसंख्या का, बिहार का कुल जनसंख्या का, तो अनुसूचित जाति है लगभग 16%। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है, तो 16। अनुसूचित जाति जनसंख्या बिहार का क्रम तीसरा है, यानी
अनुसूचित जाति में सबसे अधिक नंबर पे बिहार जो आते हैं वो तीसरे नंबर पे, जबकि अनुसूचित जाति प्रतिशत की दृष्टिकोण से बिहार 15 नंबर पे है। जनसंख्या के मामले में पूछा जाए तो तीसरा, प्रतिशत के मामले में पूछा जाए तो 15वां, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला अगर पूछा जाए, जनसंख्या सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले, तो हमारा होगा गया और पटना। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले होंगे शिवहर। अब ये गया कहाँ पे है, तो आप मैप में देख सकते हैं, आपका यहाँ पे गया है, और गया किससे बाउंड्री लगाता है, झारखंड से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी है। किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है बिहार, तो नीचे झारखंड हो गया, ये क्षेत्र मेरा यूपी का, उत्तर प्रदेश का, मैप में आपको दिख रहा होगा। यानी गया जो है, गया में सर्वाधिक अनुसूचित जाति निवास करती है, लेकिन सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ है, तो ये हमारा सबसे कम अनुसूचित जाति का बात करें तो जनसंख्या के मामले में शिवहर, और शिवहर हमारा ये पोर्शन है। मैं शिवहर के बारे में बताया था कि शिवहर जो है तिरहुत प्रमंडल में है। जब भी मैं पढ़ाऊँ एटलीस्ट अपने पास एक मैप रखा करो, तो आपको दिख रहा होगा कि अनुसूचित जाति के मामले में शिवहर हमारा प्रथम नंबर पे है। कम, सबसे कम, ये हमारा शिवहर का क्षेत्र। और शिवहर का क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो शिवहर पड़ता है हमारा तिरहुत प्रमंडल में, और ये मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा कि ये तो जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा सबसे कम, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जाति की है गया में और सबसे कम है शिवहर में। अगर प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो प्रतिशत के मामले में भी गया नंबर 1 पे है, और प्रतिशत के मामले में सबसे कम जो है वो किशनगंज में है। सॉरी, किशनगंज यहाँ नहीं है, किशनगंज ये क्षेत्र में है, ये हमारा पश्चिमी चंपारण है। तो किशनगंज जो हमारा है पूर्णिया प्रमंडल का क्षेत्र, जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट आ जाए एटलीस्ट आपको ये पता करना है कि वो किस प्रमंडल में है। जैसे गया जो है मगध प्रमंडल का है, शिवहर तिरहुत प्रमंडल का है, और किशनगंज हमारा पूर्णिया प्रमंडल का है। तो गया अनुसूचित जाति जनसंख्या के मामले में और प्रतिशत दोनों के मामले में गया नंबर 1 पे है, जबकि सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या हमारा शिवहर में है, और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत जो है अनुसूचित जाति का वो है किशनगंज में। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात हम और कर लेते हैं, अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो टोटल है वो हमारा मात्र 13 लाख है, 13,36,573, जिसमें से लगभग 7 लाख हमारे पुरुष है और 6,05,000 की 50,000 54,000 के आसपास मेरा महिला है। तो पुरुष और महिला के बीच में यहाँ भी गैप है। अब हम बात करते हैं कि अगर देखा जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो आप देख रहे होंगे सीधा सीधा कि यहाँ पे देख लीजिए कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार में कुल जनसंख्या का मात्र 1.3% ही लोग जो हैं वो अनुसूचित जनजाति हैं। वही अगर जाति का बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या का लगभग 16% जो है वो अनुसूचित जाति हैं, वहीं लगभग 1.3% अनुसूचित जनजाति है। ये छोटे छोटे डाटा ही क्वेश्चन में एग्ज़ाम के फॉर्म में उठाए जाते हैं और यहीं से मार्क्स कट जाते हैं। अगर हम बात करें भारत के पूरे राज्य में बिहार अनुसूचित जनजाति के मामले में कितने नंबर पे है, तो प्रतिशत के मामले में 28वें नंबर पे है और जनसंख्या के मामले में 15वें नंबर पे है। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, यही सर्कल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ भी पूछा गया था, तो यहाँ भी 15वां नंबर पे है और यहाँ भी 15वां नंबर पे है। अब ये तीसरा नंबर पे है जनसंख्या के मामले में, यहाँ पे आप दिख रहा है। अनुसूचित जाति के मामले में बिहार तीसरे नंबर पे, जनसंख्या के मामले में, प्रतिशत के मामले में 15वां, जबकि जनसंख्या के मामले में 15वें नंबर के हैं अनुसूचित जनजाति के मामले में, और प्रतिशत के मामले में 28वां। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है भाई, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है हमारे वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण का क्षेत्र आपको दिख रहा है, मैप में आराम से दिख रहा होगा आपको, ये हमारा वेस्ट चंपारण का क्षेत्र है। वेस्ट चंपारण किस क्षेत्र में पड़ता है, तो वेस्ट चंपारण तिरहुत प्रमंडल का क्षेत्र है। तो ये हो गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बस इतना ख्याल रखिएगा कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी, ठीक है, इसके अलावा कितने प्रतिशत बिहार की कुल जनसंख्या का अनुसूचित जाति की जनसंख्या बिहार में कितना प्रतिशत है।
भारत में जनसंख्या के मामले में अनुसूचित जाति में नंबर 1 कितने पे आते हैं बिहार, और प्रतिशत के मामले में कितने आते हैं। तो ये रेड सर्कल किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, और आप इसको सर्कल करके घेर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। मैं कोशिश करूंगा कि PDF प्रोवाइड आपको कर ही दूं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आगे, अगला मेरा। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले राज्य। प्रतिशत में भी देखेंगे तो वेस्ट चंपारण, जनसंख्या के में भी देखें तो वेस्ट चंपारण, प्रतिशत के मामले में भी वेस्ट चंपारण। जैसे कि मैं गया के बारे में बात किया था, देख रहे हो मैं सेम फिगर रखा हूँ कि अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, जनसंख्या के मामले में गया नंबर 1 पे, प्रतिशत के मामले में अनुसूचित जाति गया, उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति के मामले में वेस्ट चंपारण, और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के मामले में भी वेस्ट चंपारण हमारे प्रथम है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ ग्रामीण जनसंख्या, और ग्रामीण जनसंख्या आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। लगभग बिहार के 100% में से 88-89% लोग सिर्फ गांव में रहते हैं। 10,40,99,452 लोगों में 9,23,41,436 लोग गांव में निवास करते हैं। यानी बिहार अभी भी शहरीकरण के मामले में काफ़ी पीछे है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का उस राज्य का नाम बताइए जो शहरीकरण में नंबर 1 पे है। तो आंसर आ जाएगा गोवा। यहाँ पे बिहार में हम देखें तो लगभग 88, लगभग नहीं, ये एग्जैक्ट डाटा दिया गया 88.7, और ये 2011 का डाटा आपके सामने है, क्योंकि 2021 में तो कोरोना था, 2022 में जनगणना हुआ नहीं, 2023 हमारा है, अभी भी जनगणना अभी चल ही रहा है जनगणना का प्रोसेस। लेकिन जो भी जनगणना की रिपोर्ट आएगी आपके एग्जाम के बाद ही आएगी रिपोर्ट, ठीक है। जबकि शहरी जनगणना जनसंख्या प्रतिशत के मामले में कितना प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं, तो 11.3%। यानी जो भी बिहार में शहर में रह रहे हैं लोग बड़े खुशनसीब हैं। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि शहर में ही रहना खुशनसीबी है तो ये सोचने की बात है, ऐसा कुछ है नहीं। गांव में रहना काफ़ी अच्छी बात होती है, फ्रेश हवा, फ्रेश पानी, फ्रेश खाना, ठीक है। ठीक है, फिर फिलहाल में चलते हैं सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के मामले में पटना। ये तो वैसे भी कोई मार देता है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां नगरीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, तो पटना। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो भागलपुर। जनरली पूछा जाता है पहले नंबर पे। हाँ, ज़्यादा करियाती कर दिया तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरा के कभी कभी लोग तीसरे नंबर के ही पूछ देते हैं एग्जामिनर। और वैसे भी अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं वो तो और ही ग्रेट है, वो तो कुछ भी कर रहे हैं। अभी बिहार में आके हमारा टीचर्स का वैकेंसी जो था एग्ज़ाम लेता था उसे भी BPSC लेगा, ठीक है। अभी जो टीचर्स का एग्ज़ाम हो रहा है BEd वाले भी बोल रहे हैं वो भी लेगा BPSC, और BPSC अपना ये लेती है जो तो लेती ही है, अपना तो संभाल नहीं रही, सबको अपने अंदर कर ले रही है। अच्छा, ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों में पूर्वी चंपारण पश्चिमी प्रथम स्थान पर। पूर्वी चंपारण यानी ये सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारा इस चंपारण में है, और ये जो क्षेत्र पड़ता है तिरहुत प्रमंडल का। मैं पहले बता चुका था कि ये जितना क्षेत्र है हमारा ये तिरहुत प्रमंडल का है, और तिरहुत प्रमंडल में हमारे 6 जिले आते हैं, और ये जो हमारा है वो सारण प्रमंडल है। तो प्रमंडल आपको याद रखना है, तिरहुत प्रमंडल के ही है हमारे कौन, पूर्वी चंपारण, जहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। जबकि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के मामले में अगर देखा जाए तो समस्तीपुर हमारा नंबर 1 पे है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा कि कौन प्रथम कौन द्वितीय। अच्छा, अब चलते हैं धार्मिक जनगणना के बारे में, थोड़ा धर्म पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा भारत 2014 से धर्म के बारे में ही बात कर रहा है। भारत में कितने हॉस्पिटल खुले, कितने IIT खुले, कितने कॉलेज खुले, इसके बारे में बात नहीं की जा रही है। अभी अगर आप देखोगे शिक्षा पे 18% टैक्स लगा दिए हमारे साहब, जो विश्व में दूसरा देश है हमारा जो शिक्षा में सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला है, और लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। पता नहीं, वो तो बात की बात है। तो 2014 से धर्म की बात हो रही है तो थोड़ा हम भी धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। अब चूंकि हिंदू खतरे में है तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना खतरे में है। 2011 की, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, मैं इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं रहता। मैं बात करता हूँ टू द फैक्ट, वही ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, हमें यही जानना है। बाकी क्या देश में चल रहा है वो अलग मुद्दा है, जानना है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानना है वो इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम हमारा 30 सितंबर को है, तो हमेशा वो उसका डेट नज़रों के सामने रहना चाहिए। और उसके लिए क्या किया जा रहा है,
इसके बारे में आप ज़रूर सोचना। और अगर आप सोचोगे 2 महीना या 1.5 महीना जो बच रहा है काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो ये आपकी सोच जो है ना, इसको करेक्ट कर लो, कुछ भी टाइम नहीं है। अगर आप सेट भी लगाना शुरू करोगे तो एक सेट पे आपका 4 से 5 घंटा जाएगा, 2 घंटा सेट लगाने में, 2 से 3 घंटा एनालिसिस करने में। तो खैर हम अपने पॉइंट पे आते हैं, इधर उधर हम भटकते नहीं है। धार्मिक जनगणना का बात करें तो देश की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार देश में कितनी जनसंख्या है हमारा, तो 121 करोड़। 2011 का डाटा है ये कि हमारे देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। अब इस 121 करोड़ में देख रहे हो कि हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है, 96 करोड़ 96.93, यानी लगभग 97, यानी लगभग 80% भारत में हिंदू है। जबकि मुस्लिम कितना है, लगभग 14% है ना। मुस्लिम 14% और हिंदू 80%। पता नहीं लोग फिर भी कहते हैं हिंदू खतरे में है। हमारे यहाँ मुगलों ने 1526 से लेके 1857, अगर ये पूरा एरिया भी जोड़ दे तो 350 साल। दिल्ली डायनेस्टी 1206 से लेके 1526, यानी 320 साल। ये 600 साल का लंबा पीरियड चला। जबकि मुस्लिम आए थे 712 में, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। इतना लंबा पीरियड चला, तब भी ये सारे मुद्दे उठाए नहीं गए। और ये हमेशा, अभी इलेक्शन का टाइम है, सब जानते हैं। अच्छा, जिस देश की जनसंख्या को ये पता नहीं है लोगों को कि जीडीपी क्या होता है हमारा, और जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जो बिल पेश करते हैं फरवरी में, बजट, जो देश के लोगों को बजट देखना नहीं आ रहा है, वो देश बात करें कि देश की प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। धर्म के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाएगा और अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं दिखाया जाएगी कि 5 साल में हमने क्या किया, और फिर लोग वोट मांगने आएंगे धर्म के नाम पे, और लोग दे भी देंगे। शिक्षा कितनी महंगी हो गई पता नहीं है। फिर भी मैं एक सिंपल सा मैं अनाउंसमेंट करता जा रहा हूँ, अगर यही बात है कि 18% टैक्स लगता ही है, सरकार लेती ही है, 18% हमें पे करना ही पड़ता है, तो ठीक है। मैं आपके सामने, सबके सामने मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा जो भी पढ़ने के लिए इच्छुक हो तो वो मेरे पास चले आए। अगर वो इकोनॉमिकली वीक है, मैं उनको फ्री में पढ़ाऊँगा, और तब तक पढ़ाऊँगा जब तक उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर उनको बुक चाहिए, उनको पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कंडीशन बस इतना है कि वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो आए मेरे पास, एक पैसा नहीं लूँगा। अगर आपके कांटेक्ट में है या खुद आप ही हो तो आप मेरे पास आ सकते हो। मेरा पता आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लो। मेरा नंबर भी वहाँ पे होगा, आप कॉल कर सकते हो। मैं आपको जीएस, वन ऑफ द बेस्ट जीके में प्रोवाइड करूँगा जितना भी मेरे से हो सके। उसके अलावा मैं आपको रीजनिंग दूंगा और फुल कोर्स रीजनिंग दूंगा, और उसके अलावा भी मैं बेसिक मैथ आपको बता दूंगा जितना मैं जानता हूँ। और मैं इतना मैथ तो जानता हूँ कि वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होंगे। बिहार में जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं बिहार सरकार, उसके लिए तो वो मैथ सफिशिएंट होगा आपका, ठीक है। तो समझो ये 15 अगस्त के मौके पर ये मेरा ऑफर है, और ये तब तक रहेगा जब तक ये बच्चा सेलेक्ट नहीं हो जाता। और कोई भी बच्चा जो आपके नज़र में है उसे मेरे पास भेज दो, कन्फर्म है। और डिमांड मेरा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि सोचना कि ये मैं वैसे ही अनाउंस कर दे रहा हूँ, आने के बाद ये वो दिस दैट, कुछ नहीं, नथिंग। तो खैर मैं फिर से टॉपिक पे चलता हूँ। बिहार का धार्मिक समुदाय देखा जाए तो ये तो हमारा भारत का था कि भारत में हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं। ये टॉपिक से अलग चलते हैं, नहीं तो ये लंबा डिबेट चला जाएगा, उससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला। एग्जाम मेरा नज़दीक है। बिहार में धार्मिक समुदाय देखा जाए तो लगभग 82% हिंदू है। मुस्लिम कितने हैं, 16%, मान लेते हैं 17%। सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई, ये जो हमारे 6 है वो बिहार में निवास करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार में कौन निवास करते हैं, हिंदू। तो ये बातें हो गई। अब फिर से मैं बात करता हूँ कि अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जाति, जनसंख्या और प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य, तो हमारा गया। उसी तरीके से अनुसूचित जनजाति, प्रतिशत और जनसंख्या के मामले में कौन, तो हमारा विश्वम्भरम। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट आगे, ये हमारा नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज में हमें क्या पढ़ना है, तो हम देख रहे हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बिहार की जनसंख्या घनत्व है कितना, तो अभी पता चल जाएगा। 1116 है, 1106 है। तो चलते हैं, किसी क्षेत्र के प्रति वर्ग किलो में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब औसत संख्या निकालते कैसे हैं, तो देश या कोई स्थान की कुल जनसंख्या को देश या स्थान की कुल क्षेत्रफल से भागा दे दिया जाना। यानी 10,40,99,452 व्यक्ति बिहार में निवास करते हैं, और बिहार का क्षेत्रफल कितना है,
तो 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, यही ना। इससे हमें भागा दे देना है और हमारा जो फाइनल निकल कर आता है वो कितना आता है 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं और बिहार भारत का जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 पे है। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर का है, अच्छे से देख लेना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, शिवहर का। तो अगर आपको शिवहर याद होगा तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि अनुसूचित जाति, सबसे कम अनुसूचित जाति यही रहती है शिवहर में। तो ये बातें अगर कोई पॉइंट आपके सामने आता है उसी जिला से रिलेटेड, तो पीछे वाली बातें यहाँ पे लिख देनी है कि शिवहर में सबसे कम अनुसूचित जाति निवास करती है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो सबसे ज़्यादा है 1880, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिला का है बिहार का, तो कैमूर का और जमुई का। अब ये कैमूर कहाँ है, तो कैमूर में थोड़ा सा फिगर को बड़ा करता हूँ, शायद आपको फिगर दिख नहीं रहा होगा। तो ये है मेरा फिगर फाइनली आपके सामने, और कैमूर हमारा है पटना प्रमंडल में। ये क्षेत्र है हमारा कैमूर का, और कैमूर अगर आ गया तो 2-3 बातें देख लेते हैं। कैमूर वो क्षेत्र है जो सीमा लगाती है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से। बिहार के पटना प्रमंडल में कैमूर जिला है, ठीक है। तो ये बातें 2 बातें आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, यानी कि कैमूर जो है वो हमारा जनसंख्या घनत्व कैमूर में सबसे कम है, तो कितना है 488 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, यानी कैमूर की जनसंख्या घनत्व सबसे कम, वहीं शिवहर की जनसंख्या घनत्व वो सबसे ज़्यादा। लिंग अनुपात के बारे में बात करें तो लिंग अनुपात कहते किसे, पहले ये समझ लीजिए। 1000 पुरुष पे कुल महिलाओं की संख्या, कुल महिला इन द सेंस कि 1000 पुरुष पे कितनी महिला है। जनसंख्या को लिंग अनुपात के आधार पर पुरुष एवं स्त्री वर्गों में बांटा गया है। 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। और अगर बिहार का लिंग अनुपात देखिए तो 918 है, यानी 1000 पुरुष पे मात्र 918 महिला है, जबकि भारत का बात करें तो 1000 पुरुष पे 943 महिला है। तो ये सारी बातें, और मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं बिहार और भारत को कोरिलेट कर दूंगा। इससे ये होगा कि या तो भारत से पूछ ले या तो बिहार से पूछ ले, खटाक से मेरा आंसर लग जाएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले कौन है, गोपालगंज। और इसको हल्के मत लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, गोपालगंज। और सबसे न्यूनतम कौन है, मुंगेर। अब गोपालगंज आ गया है, मुंगेर आ गया, तो गोपालगंज के बारे में आपको पता ही होगा। कौन सा प्रमंडल है, तो सारण प्रमंडल में आता है गोपालगंज। और मुंगेर कौन सा प्रमंडल है, तो मुंगेर खुद एक प्रमंडल है, मुंगेर प्रमंडल मैं आपको बताया था, जिसमें 6 जिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। साक्षरता अनुपात क्या है, पहले एक बात आता है कि साक्षर कहते किसे है, इसके बाद हम बात करेंगे साक्षरता अनुपात का। साक्षर किसे कहते हैं, किस व्यक्ति को हम साक्षर कह सकते हैं। तो हमारा बात यह है कि वैसे व्यक्ति जो अपनी उम्र का 7 वर्ष पूरा कर चुका हो, जो किसी भी एक भाषा को बोलना, लिखना और पढ़ना जानता हो, उसे हम साक्षर कहेंगे। 7 साल क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए, 7 साल। अगर 7 साल से पहले कोई बच्चा पढ़ना लिखना जानता है तो उसे हम साक्षर नहीं कहेंगे, ये कंडीशन है। ठीक है, तो साक्षरता दर किसे कहते हैं, तो साक्षरता दर का बात करें तो बिहार में मैं अभी आपको बताया था कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, 61.82%। और भारत के सभी राज्यों में बिहार साक्षरता के मामले में सबसे पीछे है। अगर सबसे अधिक साक्षर जिला अगर देखा जाए तो हमारा रोहतास। फिर बात आती है रोहतास किस प्रमंडल में रोहतास है, तो रोहतास हमारा पटना प्रमंडल में है। अब देख लेते हैं पटना प्रमंडल में है कि नहीं। तो ये हमारा है रोहतास जिला, जो हमारा कैमूर से बाउंड्री लगाता है। रोहतास किसके जिले से सीमा लगाता है, तो रोहतास कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल और औरंगाबाद से सीमा लगाता है। जब भी कोई ऐसा जिला आए, एटलीस्ट आप अपने उसके पड़ोसी जिलों के बारे में देख लें, इससे आपको जिला याद हो जाएगा। जिसे कैमूर आया था, तो कैमूर 2 जिले से सीमा लगाता है, बक्सर और रोहतास। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आप अच्छे से फिगर आउट कर पाओगे, बातों को अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा, साक्षरता दृष्टि से अगर सबसे ज़्यादा साक्षर का बात करें तो कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जो सबसे ज़्यादा साक्षर है, रोहतास। अभी बताया 2001 में साक्षरता दर हमारा कितना था बिहार का,
मात्र 47% 2001 में, जबकि 2011 में बढ़ के 61% हो गया। और बिहार सरकार साक्षरता को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। शिक्षा मंत्री तो यहाँ तक एक्टिव हो गए कि अब सरकारी स्कूलों में टीचर को बैठने के लिए चेयर नहीं दिया जाएगा। 9 से लेकर 4 बजे तक सारी प्राइवेट कोचिंग संस्थान या जो भी है वो बंद रहेगा। और टीचर और बच्चे अगर अनुपस्थित रहें 75% से कम अगर उनका रहा अटेंडेंस, तो उनको क्लास से बाहर नहीं कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम में ही बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी बातें बिहार सरकार काफ़ी एक्टिव है। और इस बार साक्षरता दर तो थोड़ी सी बढ़ेगी, अब हम थोड़ा नीचे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो रोहतास हमारा साक्षरता, और कितना प्रतिशत साक्षर है लोग? 73%। और मैं बता दूं कि भारत की साक्षरता दर भी इतना ही है, 73%। भारत में लोग, अगर भारत की साक्षरता दर पूछा जाए तो 73% है, लेकिन बिहार में रोहतास एक ऐसा जिला है जो भारत की साक्षरता दर के बराबर है उसकी साक्षरता, ठीक है। एक लास्ट पेज हमारा, तो ये वीडियो यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है साक्षरता के मामले में, यानी बिहार की जनसंख्या को लेकर। न्यूनतम साक्षरता का बात करें हमारा तो पूर्णिया है, महिला में भी पूर्णिया और पुरुष में भी पूर्णिया। यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन? रोहतास। कितना? 82.90। न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया। तो यहाँ तो पहले एक ही बात आती है कि रोहतास वो जिला है जहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है, 73%। पुरुष साक्षरता में भी रोहतास आगे है और महिला साक्षरता में भी रोहतास आगे है, देख सकते हैं। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर का बात करें जिला तो हमारा पूर्णिया है। अब पूर्णिया प्रमंडल के बारे में जानते हैं। पूर्णिया प्रमंडल हमारा किधर है? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये है पूर्णिया प्रमंडल, जो मात्र एक राज्य से सीमा लगाती है। वो राज्य कौन सा हमारा है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा। तो ये था हमारा बिहार के ऊपर पूरा जनसंख्या का वीडियो कि बिहार का जनसंख्या क्या स्थिति है। बिहार की जनसंख्या का आपको याद क्या रखना है? बिहार की साक्षरता दर कितनी है, बिहार का जनसंख्या कितना है, जनसंख्या घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ये बेसिक सारे क्वेश्चन पूछेंगे और डाटा जरूर पूछेगा और एग्जैक्ट डाटा पूछ लेता है, एग्जैक्ट डाटा पूछ लेता है एग्जाम में। हाँ, ऐसा करता भी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, सही हुआ होगा, सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर कोई बातें किसी को मेरी बुरी लग गई होगी धर्म को लेकर, तो मैं ऐसे तो भेदभाव करता भी नहीं हूँ ना, लाइफ में कभी करने वाला हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी धर्म या किसी खास विशेष को मैं टारगेट करूँ, ठीक है। वो अपनी जगह अलग बातें हैं, सरकार क्या कर रही है उसे हमें देखना नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ ये देखना है। तो फिर मैं जाते जाते आपको बोलता जा रहा हूँ कि आपके नज़र में कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो कंपटीशन बिहार सरकार का कोई भी किसी भी तरह के पोस्ट का तैयारी कर रहा होगा और वो इकोनॉमिकली वीक है, तो आप उन्हें मेरा पता दे दीजिए, मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा टिल सिलेक्शन। बुक्स चाहिए, पेन्स चाहिए, कॉपी चाहिए, वो मैं सब प्रोवाइड करूंगा। सिंसियर होना चाहिए बच्चा, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब जाते जाते 1-2 क्वेश्चन मैं पूछता जा रहा हूँ आपसे और मैं आशा करता हूँ कि दोनों का आंसर आप देंगे। 2-3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। पहला क्वेश्चन ये है कि बिहार के उस जिला का नाम बताइए जहाँ अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत अधिक है, उस जिला का नाम बताना है। और दूसरा, बिहार का लिंग अनुपात सबसे अधिक किस जिला का है? ये दोनों का आंसर आप कमेंट में कीजिएगा। एग्ज़ाम नज़दीक है, टारगेट बना के रखिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बिहार के नदी को लेकर, और आपको पता है कि नदी से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है बिहार में नदी, तो मैं कल लेकर आऊँगा नदी में मैं 2 वीडियो में कवर करूँगा। एक में कवर करूँगा उत्तर बिहार की नदियाँ और दूसरे में कवर करूँगा दक्षिण बिहार की नदियाँ, और उसके बीच में मैं पढ़ने वाला हूँ गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो आप सेट लगा ही रहे होंगे, तैयारी चली रही होगी, तो करते रहिए, ख्याल रखिए। मिलता हूँ फिर, धन्यवाद।